हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाला है वर्क एनर्जी एंड पावर के एचसीवी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि सारे क्वेश्चंस जितने भी है उनको 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आशा रख रहा हूं कि आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर दिखे, वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड इनके सॉल्व नहीं हो पा रहा तो फिर वीडियो प्ले करके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। हम यहाँ पर एक के बाद एक क्वेश्चंस करते जाते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। द मास ऑफ अ साइक्लिस्ट टुगेदर विथ अ बाइक इज 90 kg। एक साइक्लिस्ट एज वेल एज बाइक दोनों का कंबाइंड मास दिया है 90 kg। वी हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी if the speed is increasing from 6 किलोमीटर पर आवर टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो ये हमारी साइक्लिस्ट है उसकी इनिशियल स्पीड जो है दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। ये 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 6 3 जा 18, तो ये हो गया 5/3 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड ऑफ बाइक। नेक्स्ट इज वी आर इंक्रीजिंग द स्पीड फ्रॉम 6 to 12। तो अब ये हमारी स्पीड डबल हो गई, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में करेंगे। 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, इट विल बी 10/3 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में हमें मास दिया है, जो ये साइक्लिस्ट है उस साइक्लिस्ट एज वेल एज बाइक दोनों का कंबाइंड मास दिया है दैट इज 90 kg। तो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों होती है हाफ एम वी स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी को लेंगे। इनमें से कॉमन जो होगा वो m/2 कॉमन, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। मास हमें कितना दिया है 90, so this is 90 divided by 2, v2 square 10/2 का square that will be 100 divided by 9 and v1 square is 5/3 which means 25 divided by 9। यहां से कैलकुलेट करता है तो ये डेल्टा के हमारा हो गया 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज 45, 100 माइनस 25, 75 डिवाइड बाई 9, 9 5 जा 45, 5 इंटू 75, ये कितना हो गया? 5 इंटू 75 करोगे तो आई थिंक ये हो जाएगा 375 जूल। तो यहां से हमें मिल गया कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 375। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, 2 kg का ब्लॉक है। It is moving with a speed of 10 meter per second. It is acceleration दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। तो फिर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया है 5 सेकेंड। अब मैं फाइनल वेलोसिटी निकालना चाह, अब वो कैसे मिलेगी? यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं v is equal to u plus at। इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 3, टाइम जो है वो 5 है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। पर हमें तो क्या निकालनी है? हमें निकालनी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। मास हमें दिया है, जो ब्लॉक है उसका मास इज 2 kg, वेलोसिटी जो फाइनल है वो आपको दी है 25। तो ये 25 का स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया, 25 का स्क्वायर दैट इज 625 जूल। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 625 जूल। चलो आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 3।
A box is pushed through a 4 meter across a floor offering 100 न्यूटन रेजिस्टेंस। क्या दिया है देखो, एक बॉक्स है, बॉक्स को हम 4 मीटर तक धक्का दे रहे हैं, जिस फ्लोर पर हम धक्का दे रहे हैं दैट फ्लोर इज ऑफरिंग 100 न्यूटन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हम फ्रिक्शनल फोर्स मान सकते हैं जो ये फ्लोर दे रहा है। द फ्लोर इज प्रोवाइडिंग 100 न्यूटन रेजिस्टिव फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स ने कितना वर्क डन करा। तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या करेंगे इसमें, देखो बच्चों हमें ये पता है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल हो, या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर एफ इंटू एस इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा इज बेसिकली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो फोर्स मेरे पास है 100, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों 4, एंड एंगल फोर्स जो है वो पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आ गया है, तो एंगल हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा 400 इंटू कॉस 180, कॉस 180 इज -1। सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज -400 जूल। सिंपल से क्वेश्चंस है, जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर्स मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पूरी एचसीवी ऐसे ही डिजाइन की हुई है कि इनिशियल क्वेश्चंस जो है उससे आपको फॉर्मूला के बारे में पता चलता है कि कौन से फॉर्मूला में क्या चीजें हमें पुट करनी है, फिर वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो ये स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस करने के लिए ये सारी चीजें पहले सॉल्व करना जरूरी है। Next, question number 4. A block of mass 5 kg is sliding down an incline of inclination 30 degree. ये होगा inclination 30 degree, एंड जो ये inclination plane है उसकी लेंथ है 10 मीटर। तो हमें निकालना है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन हुआ। अब यहां पर हम एक इंक्लाइंड प्लेन दिखा रहे हैं जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, और यहां पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास दिया है 5 केजी, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड इज 10 मीटर, ये दिया लेंथ दैट इज 10 मीटर। अब हमें निकालना है ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन हुआ होगा। अब यहां पे सबसे पहले हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं। ये 5 केजी की वजह से ग्रेविटी का फोर्स होगा 5g। फिर यहां पर देखो ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपका हो गया 30 डिग्री। 5g का ये कंपोनेंट हो जाएगा 5g cos 30, और ये हो गया 5g sin 30। तो जो इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में जो ग्रेविटी का फोर्स है दैट इज 5g sin 30, एंड उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज 10 मीटर। तो ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब मैं वर्क डन निकालता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस डायरेक्शन में फोर्स है मेरा 5g sin 30 इंटू इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 10। फोर्स भी नीचे की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में, तो ये cos थीटा आपका थीटा हो गया 0। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि ये भी तो ग्रेविटी की वजह से ही तो कंपोनेंट था 5g cos 30, पर 5g cos 30 एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो फिर 5g cos 30 की वजह से किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होगा। जो वर्क डन है वो सिर्फ एंड सिर्फ 5g sin 30 की वजह से। वैल्यूज पुट करते हैं, g की वैल्यू 10 पुट कर दी, sin 30 इज 1/2 इंटू 10, cos 0 की वैल्यू 1, 50 into 10 that is 500 divided by 2, 250 जूल। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी बच्चों क्या मिलेगा 250 जूल। होपफुली आपको सारी चीजें आसान भी लग रही होगी एंड चीजें समझ में भी आ रही होगी। इनकेस अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना,
मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई कर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A constant force of 2.5 Newton accelerates a stationary particle of mass 15 grams through a displacement of 2.5 meter. We have to find the work done as well as average power delivered. अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास हमें दिया है दैट इज 15 ग्राम। इसका मतलब है दिस विल बी 15 इंटू 10 पावर -3 kg। द फोर्स इस पे लग रहा है, द कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड इज 2.5 न्यूटन। हमें ये कहा गया है कि वर्क डन एंड एवरेज पावर डिस्प्लेसमेंट इज 2.5 मीटर। अब देखो यहां पर बच्चों, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी ऑफ कोर्स उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये जो 2.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है वो भी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तब हम सबसे पहले निकालते हैं व्हाट इज दी वर्क डन। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स जो है वो है हमारा 2.5, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 2.5। थीटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा क्या हो जाएगा 0। सो cos 0 की वैल्यू होगी 1। सो 2.5 इंटू 2.5 इज 6.25 जूल। तो हमें ये वर्क डन मिल गया। सेकंड में निकालना है एवरेज पावर। अब बच्चों एवरेज पावर की फॉर्मूला क्या होगी? एवरेज पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, कि टाइम कितना लगा है। अब मुझे यहां पर ए पार्ट से वर्क डन तो मिल गया, पर अब मुझे ये निकालना पड़ेगा टाइम कितना लगा यहां से लेकर यहां तक 2.5 मीटर के जितना डिस्प्लेसमेंट करने में टाइम कितना लगा। तो अब हम टाइम निकालते हैं। देखो टाइम कैसे निकलेगा, यहां पे करते हैं। हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स जो है वो आपका 2.5 है, मास शायद 15 ग्राम्स, मतलब 15 इंटू 10 पावर -3, ये आपका 15 ग्राम्स। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 25 अपॉन 15 इंटू 10 पावर -2। तो ये है 5/3 इंटू 10 पावर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो बेटा इतना एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। अब मुझे तो ये निकालना है कि टाइम कितना लगा। हमारे पास इक्वेशन है दैट इज s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। Displacement is 2.5, initial velocity is 0, acceleration is 5/3 into 10 power 2 into टाइम का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 into 2 that is 5 इक्वल टू 5/3 into 10 power 2 into t का स्क्वायर। 5 से 5 कैंसल, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई 10 पावर 2, ऊपर जाएगी पावर दैट विल बी 10 पावर -2। तो आपके पास टाइम मिल जाएगा √3 इंटू 10 पावर -1 सेकेंड। ये टाइम लगेगा 2.5 मीटर के जितना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। अब देखो यहां पर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। वर्क डन है आपका 6.25, टाइम इज √3 इंटू 10 पावर -1 सेकेंड। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6.25 डिवाइड बाई 1.3 इंटू 10। ये करने पर आपका जो भी आंसर मिलेगा वो आपका बेसिकली एवरेज पावर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A particle is moving from R1 is 2 meter I cap plus 3 meter J cap to another point that is 3m I cap plus 2m J cap during which a certain force is acting on it. We have to find work done by force on particle during the displacement. तो वर्क डन कितना होगा? अभी तक हमने वर्क डन के बारे में बात करी थी
वर्क डन की फॉर्मूला हमने लिखी थी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब हमने बच्चों स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, वो क्या था? स्केलर प्रोडक्ट इज बेसिकली दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैंने लिखा था a डॉट बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। वही चीज यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स एफ डॉट एस। एफ डॉट एस इज बेसिकली एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको फोर्स दिया है, फोर्स क्या है? फोर्स इज 5i कैप प्लस 5j कैप। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। इनिशियल पॉइंट दिया है r1, फाइनल पॉइंट दिया है r2। तो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन जो है वो आपकी 3i कैप प्लस 2j कैप। इनिशियल पोजीशन इज 2i कैप प्लस 3j कैप। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 ये हो गया माइनस जे कैप। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया आई कैप माइनस जे कैप। अब हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन के लिए डॉट एस, फोर्स इज बेसिकली 5i कैप प्लस 5j कैप, डिस्प्लेसमेंट इज आई कैप माइनस जे कैप। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट आई 0 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। फिर से मैं बोल दूं, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट आई भी 0 होगा पर जे डॉट जे 1 होगा। तो ये 5 माइनस 5, तो ये हो गया 0। तो वर्क डन आपका कितना हो गया? 0। मतलब यहां से यहां तक जो हम जा रहे हैं उस केस में वर्क डन हमारा कितना मिल गया? 0, क्योंकि हमने फोर्स डॉट एस करा। तो ये हमारा आंसर 0 मिला। चलो, 7th क्वेश्चन। A man is moving on a straight horizontal road with a block of mass 2 kg in his hand. एक इंसान है जिसके हाथ में, द मैन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, इसके हाथ में 2 kg का ब्लॉक है। If we covers a distance of 40 meter with an acceleration of 0.5 meter per second square, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर विथ अ एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। तो इस इंसान ने कितना वर्क डन करा है वही निकालना है। तो अब सबसे पहले हमें ये पता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 40 मीटर, एक्सेलरेशन इज 0.5, मतलब इस इंसान ने कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया है तभी इसका इतना एक्सेलरेशन हुआ। तो फोर्स अप्लाइड कितना है? फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन बुक, तो वो होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ ब्लॉक इज 2 एंड ब्लॉक का एक्सीलरेशन जो है वो 0.5। तो फोर्स आपका हो गया 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा है मैन ने बुक पर या फिर ब्लॉक पर। हमें तो निकालना है वर्क डन बाय मैन। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स अप्लाइड इज 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 मीटर। फोर्स आगे की डायरेक्शन में हो सकता है तभी डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो वर्क डन आपका हो जाएगा 40 जूल। तो इंसान ने ब्लॉक पर करा हुआ वर्क डन बेसिकली 40 जूल। चल, क्वेश्चन 8 क्या दिया है? अ फोर्स F इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन x डायरेक्शन। डायरेक्शन बच्चों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो a प्लस बी एक्स के जितना है और वो x डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है।
where A and B are constant, we have to find work done by this force during a displacement from 0 to D. अब बेसिकली A and B जो है वो तो आपके कांस्टेंट है, फोर्स जो है वो है आपका A प्लस बी एक्स. ए एंड बी कांस्टेंट है, x की वैल्यू जैसे चेंज होती जाएगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी. सो दिस फोर्स इज बेसिकली वेरिएबल फोर्स विच इज वेरिंग या फिर चेंजिंग विथ डिस्प्लेसमेंट. अगर कोई फोर्स चेंज हो रहा है या फिर वो वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्सेस के लिए वर्क डन की फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. फोर्स हमें दिया है ए प्लस बी एक्स डॉट डी एक्स एंड एक्स की लिमिट इज फ्रॉम 0 टू डी. अब देखो यहां पे फोर्स जो है वो आपका एक्स डायरेक्शन में है, तो ये डॉट प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे cos थीटा जो होगा वो थीटा 0 होगा. सो cos 0 की वैल्यू 1. तो यहां से आपका हो जाएगा a प्लस बी एक्स डी एक्स cos 0 1 लिमिट इज फ्रॉम 0 टू d. अब इंटीग्रेट करता है a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन. सबसे पहले a का इंटीग्रेशन होता है ax बी एक्स की पावर 1, तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिमिट 0 टू d. अब लिमिट पुट कर दो. सबसे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आपकी हो जाएगी a इंटू डी प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 2. मैंने x की जगह पे d पुट कर दिया. अब लोअर लिमिट पुट करो x की जगह पे 0. अगर हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो आपका वर्क डन मिल गया ad प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2. तो ये हमें वर्क डन मिल गया ad प्लस बी डी स्क्वायर बाई 2. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. A block of mass 250 gram is sliding down an incline of a inclination 37. एक ब्लॉक दिया है जिसका मास क्या दिया है 250 ग्राम और एक इंक्लिनेशन जो है वो दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है. वी हैव टू फाइंड वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज ब्लॉक इज स्लाइडिंग थ्रू 1 मीटर. यहां से ब्लॉक मान लो नीचे तक आ गया और कितना डिस्प्लेसमेंट करा, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर. ये 37 डिग्री. मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक जो है वो 250 ग्राम है. तो हमें निकालना है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कितना हुआ होगा. अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं करी, मतलब मैं डायरेक्टली फ्रिक्शनल फोर्स नहीं निकाल पाऊंगा. तो हम सोचते हैं कि हम कल क्या सकते हैं. देखो ये आपका ग्रेविटी का फोर्स हो गया mg, ये 37, तो ये भी एंगल है आपका 37. mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 37 और ये हो जाएगा mg sin 37. ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स. अब ब्लॉक की मोशन जो है वो तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इसकी अगेंस्ट में होगा, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में होगा. हमें तो ये निकालना है कि फ्रिक्शनल फोर्स की अगेंस्ट में कितना वर्क डन करा. तो वो वर्क डन तो किसने करा है, mg sin 37. तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. फोर्स जो है वो है mg sin 37, डिस्प्लेसमेंट ये डाउन द प्लेन, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है आपका 1 मीटर. फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो एंगल हो गया आपका cos 0. वैल्यूज पुट कर दो. मास ऑफ ब्लॉक दैट इज 250 ग्राम. ये कितना हो जाएगा बेटा 0.250 kg. तो ये हो गया आपका 0.25. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो, मैं 10 मान के चल रहा हूं. sin 37 इज 3/5, cos 0 की वैल्यू 1. तो ये हो गया 2.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 5. तो ये क्या हो जाएगा आपका 75/15. दिस विल बी 1.5 जूल. ये अगर कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपको मिल जाएगा 1.5 जूल.
2.5 into 3 that is 7.5, 7.5 upon 5 that is 1.5. चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन जब लंबा दिया हो तब उसको ध्यान से भी पढ़ो, एंड दो बार ऐसा हो तो चीजें जो है वो आराम आराम से दो बार पढ़ लो, जिसकी वजह से कहीं पर भी क्वेश्चन समझने में हम गलती ना कर दे। क्या दिया है देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, डायग्राम में एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, एंड जो कैपिटल एम है उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ फोर्स जो है वो अप्लाई करा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A block of mass small m is kept over another block of mass capital M and system is resting on a horizontal surface. A constant horizontal force is acting on the lower block and it is producing an acceleration of F upon 2 m plus m in the system. The two blocks are always moving together. We have to find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface. हमें क्या निकालना है? We have to find the coefficient of kinetic friction between bigger block and horizontal surface. ये जो बिगर ब्लॉक है एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस है उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा वो निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर ब्लॉक। स्मॉलर ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो भी निकालना है। और थर्ड इज फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक बाय बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है कि एक्सीलरेशन जो पूरी सिस्टम है वो कुछ इतने एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। ये हमें दिया है पूरी सिस्टम पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन दिया हुआ। अब इसमें हम सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी में क्या होगा देखो, यहाँ पे ये पूरा ब्लॉक है, m प्लस m पूरी सिस्टम है जिस पर F हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अगर ये पूरी सिस्टम हमें क्वेश्चन में दिया है कि A एक्सीलरेशन दैट इज F/2 m प्लस m से आगे जा रही है, तो यहाँ पर जो ये ग्राउंड सरफेस है उस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब कुछ इस डायरेक्शन पे इस पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अगर आप सोच पाओ तो बताओ कि ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक होगा कि काइनेटिक? ऑफ कोर्स काइनेटिक होगा, क्योंकि पूरी सिस्टम मूव हो रही है तो यहाँ पर जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो काइनेटिक होगा। अब ये पूरा ब्लॉक एक ही ब्लॉक मान लो, m एंड m दोनों ही एक ही ब्लॉक है, तो पूरी सिस्टम पर लगने वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है फोर्स F, इस डायरेक्शन में है फ्रिक्शनल फोर्स, एंड नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो इसको हम लिख पाएंगे कि F माइनस, यहीं पे मैं लिख रहा हूं, F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका हो जाएगा फोर्स माइनस मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो मास, मास अब मैं दोनों ही ब्लॉक की बात कर रहा हूं, दोनों एक ही ब्लॉक है तो मास जो है वो कंबाइंड होगा m प्लस m। एक्सीलरेशन है हमारे पास F अपॉन 2 m प्लस m। अब यहां से m प्लस m कैंसल हो गए, ये हो गया F माइनस F/2 दैट इज F डिवाइड बाई 2। तो यहां से मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या मिला? F/2। पर मुझे तो क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उसमें देखो क्या कर सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू F/2। अब मुझे ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ये निकालना। अब एफबीडी में देखो ये m प्लस m दोनों की वजह से जो ग्रेविटी का, दोनों पर ग्रेविटी का फोर्स होगा वो m प्लस एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल फोर्स जो होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो रही, मतलब नॉर्मल इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी। सो नॉर्मल इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी इज इक्वल टू F/2। तो यहां से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी F अपॉन 2 m प्लस m इंटू जी। तो बच्चों हमें यहां पर म्यू की वैल्यू जो है वो मिल गई है, दैट इज F/2 m प्लस m इंटू जी। नेक्स्ट क्या पूछा है देखते हैं, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर ब्लॉक।
ये स्मॉलर ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। अब अगर मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, अब सिर्फ स्मॉलर ब्लॉक की बात करो, तो स्मॉलर ब्लॉक पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये मतलब पूरा सिस्टम जो है वो आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, पर ये स्मॉलर ब्लॉक पर कोई तो फोर्स होगा जो इसे आगे की डायरेक्शन में लेके जाए। तो वो क्या, कौन सा फोर्स हो सकता है? दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वही फोर्स जो है वो स्मॉल एम को आगे लेकर जाएगा। तो दोनों के बीच में जो भी लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वही स्मॉल एम को आगे लेके जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ f/2 m plus m। तो यहां पे आपका एक्सेलरेशन इज f/2 m plus m। सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल m हो जाएगा आपका mf अपॉन m plus m। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट हमें निकालना है वर्क डन। We have to find work done by force of friction on smaller block। स्मॉलर ब्लॉक पर फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन होगा। अब हमें ये पता है कि स्मॉलर ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स पता है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका mf अपॉन 2 m प्लस m। डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में अगर दिया है, क्वेश्चन में कहीं पे डिस्प्लेसमेंट लिखा है कि नहीं देख लो। हाँ लिखा है ना, द ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी। डी के जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एंगल जो है वो 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा mfd अपॉन 2 m प्लस m। तीनों ही क्वेश्चन जो है तीनों के हमने आंसर्स कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या दिया है। A box which is weighing 2000 Newton is to be slowly slid through 20 meter on a straight track। एक स्ट्रेट ट्रैक दिया हुआ है जिस पर ब्लॉक रखा है जिसका वेट दिया है 2000 न्यूटन and it is sliding by a distance of 20 meter on a straight track having a frictional coefficient 0.2 with the box। अब ये देखो, एक बॉक्स है, बॉक्स का वेट ग्रेविटी की वजह से उस पर फोर्स लगा, दैट इज 2000 न्यूटन। ये क्वेश्चन में दिया है। इट इज स्लाइडिंग 20 मीटर ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 20 मीटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय पर्सन पुलिंग द बॉक्स with a chain at an angle theta with the horizontal। ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 20 मीटर। अब एक इंसान किस तरीके से इसे पुल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर ये पुल कर रहा है, तो फिर इस इंसान ने कितना वर्क डन करा है वो वर्क डन निकालना है। वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय द पर्सन, मतलब ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से कितना वर्क डन अप्लाई होगा। अब सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो एक तो हमें पता चल गया इसका जो भी मास था वो मास की वजह से ग्रेविटी का फोर्स इज 2000 न्यूटन। ये सरफेस ने इस पर लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स के कंपोनेंट्स ले लो, दिस विल बी एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ऊपर की डायरेक्शन में कितने फोर्स है, नॉर्मल एज वेल एज एफ साइन थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 2000 न्यूटन। ब्लॉक की जो भी मोशन होगी वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो किसी भी प्रकार की मोशन नहीं है। तो क्या होगा कि ऊपर जो नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा है वो हो जाएगा इक्वल टू 2000। एंड ये जो है ये फोर्स, इसका ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा की वजह से आगे जा रहा है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये लिखा है वी आर स्लाइडिंग, स्लोली स्लिड कर रहा है, मतलब धीरे 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 आगे जा रहा है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पर अप्लाइड होगा, पर क्वेश्चन में दिया है कि ये स्लोली जा रहा है। स्लोली का मतलब ये होता है कि अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा,
अगर काइनेटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये एफ कॉस थीटा 10.001 के जितना होगा, मतलब ये स्लाइटली ज्यादा होगा, तो ये जो है वो धीरे धीरे आगे जा रहा है। पर हमारे केस में अगर ये स्लाइटली ज्यादा है, पर थियोरेटिकली हम क्या मान लेंगे, एफ कॉस थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स सेम मान लेंगे। तो हमें निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। अब देखो, तो यहाँ पे ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं म्यू इंटू एन। अब यहां से जो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये स्लोली जा रहा है, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। तो ये हो गया एफ के आपका एफ कॉस थीटा, ये म्यू एज इट इज। नॉर्मल रिएक्शन यहां से लिखो, क्या लिखोगे, 2000 माइनस एफ साइन थीटा। अब देखो, यह है आपका एफ कॉस थीटा, दिस इज 2000 म्यू माइनस म्यू एफ साइन थीटा, इसको यहां पर लेकर आओ, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू 2000 म्यू। इन दोनों में से एफ को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2000 म्यू। आपका एफ हो जाएगा 2000 म्यू अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट फोर्स इज बेसिकली 2000 म्यू अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। पर हमें तो क्या निकालना है सर, हमें तो वर्क डन निकालना है। अभी तो हमने क्या निकाला है, सिर्फ फोर्स निकाला। अब ये जो फोर्स हमने लगाया है उसका जो ये एफ कॉस थीटा है वही रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन के लिए। एफ साइन थीटा की वजह से वर्क डन तो जीरो होगा क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो एफ कॉस थीटा की वजह से वर्क डन होता है आपका एफ एस कॉस थीटा। फोर्स आपका है एफ कॉस थीटा की वजह से ही वर्क डन है। डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर, सो डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। थीटा, तो थीटा आपका जीरो है, एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी अब जीरो। अब देखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स है आपका 2000 म्यू अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया 2000 म्यू अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 20 इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1। म्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों, म्यू जो है वो आपका है 0.2, तो म्यू हो गया आपका 0.2 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा अपॉन म्यू की वैल्यू है 0.2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर एंड नीचे दोनों जगह पे कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। अगर न्यूमरेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस बाई कॉस 1। ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 20, ये 4 है, 4 इंटू 2000। हमने कहीं पे गलती तो नहीं करी ना, देख लेना एक बार, या तो फिर आपको तो ये करो 2000 इंटू 20 दैट इज 40,000, 40,000 इंटू 0.2 कॉस थीटा से डिवाइड करा तो ये 1 हो गया। यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1। अब यहां से एलसीएम ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो जितना करना चाहो, पर यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी एचसीवी में आंसर दिया है उस हिसाब से अगर हम मैच करना चाहे तो आपको तो ये करना है कि 40,000 इंटू 0.2, ये 0.2 इज बेसिकली 1/5, 1/5 का एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 10 थीटा प्लस 5 इंटू 5, 5 इंटू 0.2 हो गया 1। तो आपका सबसे पहले वर्क डन मिल जाएगा 40,000 अपॉन 10 थीटा प्लस 5। नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड द वर्क व्हेन पर्सन हैज चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच एंश्योर्स द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब इसके लिए आपको थोड़ा
फ्रिक्शन की बात थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। उसमें हमने क्वेश्चन करा था, देखो इस तरीके की कुछ बातें हमने फ्रिक्शन में करी होगी, आपके क्लास वर्क में भी होगा, आपको ये मतलब डेरिवेशन करवाया होगा, आपको ये डेरिवेशन याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक पर F फोर्स लगाया है थीटा एंगल पर, और मुझसे ये पूछा है कि मिनिमम फोर्स कितना लगाओ जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव करने लगे, तो मिनिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना एंड ये थीटा कितना, दोनों ही चीजें मुझे बतानी है। अब ये मिनिमम फोर्स का पूरा डेरिवेशन होगा, अब वो मैं यहां पे कर नहीं रहा, ये डायरेक्ट रिजल्ट में लिख रहा हूं, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एंड थीटा जो होता है वो होता है आपका टेन थीटा जो है वो म्यू के जितना। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये रिजल्ट हो सकता है आपकी कोचिंग में शायद याद भी करवा लिया होगा, और याद नहीं है तो याद कर लो, ये बहुत यूजफुल है। एंड इन केस किसी को नहीं करवाया या फिर नहीं पता कि ये डेरिवेशन कैसे आया, तो बच्चों प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए ये छोटा सा डेरिवेशन भी कर दूंगा। अगर ये अभी करने जाऊंगा तो हो सकता है 10 मिनट इस डेरिवेशन में लग जाए, तो क्वेश्चन जो है वो फालतू में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसा है तो प्लीज कमेंट करके बता देना। चल, अब देखो यहाँ पे मिनिमम फोर्स मुझे मिल चुका है कि ये मिनिमम फोर्स से मुझे मूव करना है। अब इसके अगर कंपोनेंट्स में करूं तो ये कंपोनेंट है आपका एफ कॉस थीटा, ये है आपका एफ साइन थीटा। तो ये मिनिमम फोर्स की वजह से मुझे निकालना है वर्क डन। अब वर्क डन आपका हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना अप्लाई हुआ है इस डायरेक्शन में, फोर्स जो है वो है एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, और थीटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा है वो आपका 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। फोर्स हमारे पास मिनिमम फोर्स इज म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब कॉस थीटा की बारी है। देखो टेन थीटा जो है वो म्यू के जितना है, टेन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो यहां से हाइपोटेनियस हो गया आपका 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब वो वैल्यू यहां पे पुट कर दो, एफ की वैल्यू मैंने यहां से पुट करी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 20 है एंड कॉस 0 की वैल्यू 1। ये सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। म्यू की वैल्यू 0.2 mg, mg हमें कुल मिला के दिया हुआ है, mg इज 2000, तो ये mg की वैल्यू भी आप पुट कर दो, 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करने पर आपको वर्क डन मिनिमम फोर्स की वजह से मिनिमम वर्क डन जो है वो मिल जाए। ठीक है, बस एक बात जो ये मिनिमम फोर्स वाली है, इनकेस अगर किसी को नहीं पता कि ये डेरिवेशन कैसे है, ये खुद डेरिवेशन करने में 10-12 मिनट लग जाते, तो इससे अच्छा है कि अगर ये डेरिवेशन अगर आपको नहीं आता तो एक बार पूछ लो, कमेंट करके बता दो, और अगर आता है तो ये फाइनल रिजल्ट जो है वो आप याद कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, a block of weight 100 newton is slowly slid up on a smooth incline of inclination 37 degree by a person. We have to calculate the work done by the person in moving a block through a distance of 2 meter if the driving force is parallel to incline and horizontal direction. देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दोनों के लिए अलग अलग मेथड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है वो पहले हम देख लेते हैं। देखो 100 न्यूटन, अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज स्लोली स्लिड अप, धीरे से लेके जा रहा है, वेट दिया है, वेट ऑफ ब्लॉक is 100 Newton and it is slowly slid up on a smooth incline of inclination 37 degree by a person.
We have to calculate work done by the person in moving a block through a distance 2 meter. 2 मीटर अगर ऊपर से नीचे से ऊपर लेकर जाना है तो फिर वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अब दो तरीके से फोर्स अप्लाई हुआ है। फर्स्ट इज पैरेलल टू द इंक्लाइन, हमने ये पैरेलल फोर्स लगाया, एंड सेकंड इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक में मैंने इस तरीके से फोर्स लगाया, एक में मैंने इस तरीके से। तो हमें ये निकालना है कि ये दोनों ही केस में वर्क डन क्या होगा। अब देखो, इस तरीके से फोर्स लगाया या फिर इस तरीके से, फाइनल पोजीशन आपकी फिक्स है। यहां से हमने 2 मीटर के जितना डिस्प्लेसमेंट करा है। इनिशियल इसकी वेलोसिटी 0 होगी एंड फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। अब मैं दोनों ही केस अलग अलग सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि यहां पे जरूरत नहीं है, एक ही तरीके से हो सकता है। मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं वर्क एनर्जी थियरम। अब वर्क एनर्जी थियरम क्या था, वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है वो वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्सेस, ये ग्रेविटी एंड ये नॉर्मल रिएक्शन, तीनों की वजह से यहाँ पे वर्क या फिर तीन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो वर्क डन हमें तीनों का लेने पड़ेगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है। तो फिर वर्क डन उनका क्या हो जाएगा, 0। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय फोर्स, जो भी हमने अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, ये भी 0, ये भी 0। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। हमें ये पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस माइनस प्लस। So work done by force is change in potential energy, which is final potential energy minus initial potential energy. इनिशियली तो हम यहां पर है, मतलब ग्राउंड पर ही है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो वो हमें लिखनी पड़ेगी mgh। h जो है वो ग्राउंड से वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करा है, ये हमें पता है। दिस इज 2 मीटर, ये 37 है। अगर मैं इसको यूज करूं साइन 37, तो साइन 37 आपकी हो जाएगी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 37 की वैल्यू है 3/5। ये कितनी हो गई, h इज इक्वल टू 6/5 विच इज 1.2। तो ये 1.2 मीटर हाइट पर मैं जा रहा हूं। अब देखते हैं mg, जो वेट दिया है वो है आपका m इंटू जी, दैट इज 100। हाइट जो है वो है 1.2। तो ये वर्क डन बाय फोर्स हो जाएगा 120 जूल। अब ये दोनों में आंसर 120 होगा, चाहे आप इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो या फिर इस तरीके से। दोनों ही केस में ब्लॉक जो है वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा है। इसका मतलब है कि दोनों ही केस में वर्क डन जो होगा वो 120 के जितना होगा। दो अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी, एक बार में ही आंसर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। Next, question number 13. We have to find the average frictional force needed to stop a car weighing 500 kg in a distance of 25 meter if the initial speed is 72. अब देखो यहाँ पे एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स कितना है वो निकालना है। इनिशियल स्पीड हमें दिया, इनिशियल स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर पर सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड है। मास दिया है, कार का मास दिया है 500 kg।
तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? अब देखो, कार जो है वो लास्ट में जाके रुक रही है, इसका मतलब है ये स्टॉप हो गई। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता था u² / 2a। अब a अगर मुझे चाहिए एक्सिलरेशन, तो ये हो जाएगा u² / 2s। इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कितने डिस्टेंस बाद हम रुक रहे हैं? 25 मीटर। 20 का स्क्वायर 400/50, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सिलरेशन हमें मिल गया बेसिकली 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर हमें तो क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होगा मास इनटू एक्सिलरेशन। मास है हमारा 500, acceleration is 8 into 5, that is 40. So 4000 newton frictional force needed to stop this car। 4000 न्यूटन का फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड to accelerate a car weighing 500 kg from rest to 72 in a distance of 25 meter। हमें निकालना है एवरेज फोर्स कितना लगे। देखो सेम क्वेश्चन है, मास ऑफ कार इज 500 kg, फाइनल स्पीड 72, डिस्टेंस 25। डिस्टेंस 25 वही है, एवरेज फोर्स कितना लगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स ये था कि इतना फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये कार स्टॉप हो जाएगी। और अगर कार ऑलरेडी स्टॉप है और मुझे इसकी स्पीड 72 तक लेकर जानी है, तो जितना फोर्स कार को रोकने में लग रहा है उतना ही तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से सोचो, ये वही क्वेश्चन है, बस घुमा के दिया हुआ है। डेटा भी सेम है तो सो आंसर भी सेम ही मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि अगर कोई कार 72 से मूव कर रही है तो उसे रोकने के लिए कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। सो आंसर इज 4000, जो 72 से जीरो हो गए। अब इसमें दिया है कि जीरो से शुरुआत करके 72 तक स्पीड गई, जीरो से 72 तक, या फिर 72 से जीरो में आने में 4000, तो जीरो से 72 जाने में भी 4000, क्योंकि डिस्टेंस भी वही है, मास भी वही है, सारी चीजें वही है। सो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर जो है वो 4000 होगा। कैलकुलेशन अगर करनी है तो हम कर सकते हैं कि इनिशियल स्पीड जो होगी वो जीरो होगी, फाइनल स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, दिस विल बी 20 meter per second, displacement is 25 meter, so we can use this formula, that is v² minus u² equal to 2as। final speed is 20, which is 20 का स्क्वायर 400 into acceleration into 25, so acceleration is 400/50, acceleration is 8 meter per second square। हमें तो निकालना है फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास है हमारा 500 into 80, so this will be 4000 न्यूटन। आया समझ में? आंसर तो बच्चों सेम आएगा, हो सकता है कि आंसर में इसमें फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव लिखा होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मोशन को अपोज कर रहा है, पर उतना ही मुझे फोर्स, या फिर मतलब आगे की डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखो, a particle of mass m moves on a straight line with its velocities varying with the distance as alpha root x, सॉरी a root x दिया है हमें, क्या दिया है? वेलोसिटी इज a root x, where a जो है वो कांस्टेंट है। we have to find total work done by all the forces during the displacement। work done by all the forces during displacement from x equal to 0 to x equal to d। अब देखो यहां पर आपकी वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, तो हमें ये निकालना है कि 0 से लेकर x इक्वल टू डी तक कितना वर्क डन हुआ है। अब देखो यहां पर v जब x पर डिपेंड कर रही है और मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, तो हम इस तरीके से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स।
वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी इज a रूट एक्स और इसका डेरिवेशन क्या होगा? देखो, एज कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, दिस इज a स्क्वायर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन या फिर हाँ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1/2। तो यहां से आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा a का स्क्वायर अपॉन 2। ये जो है वो x की पावर +1/2 है, ये जो है वो x की पावर -1/2, तो ये हो गया 1। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये एक्सेलरेशन है और ये a जो है वो कांस्टेंट है। हमें निकालना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स को हम लिखेंगे मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। एक्सिलरेशन जो है वो आपका ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 से लेकर d तक, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो d। थीटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो आपका वर्क डन बाई फोर्स मिल जाएगा ma स्क्वायर d डिवाइड बाई 2। तो ये मेरा वर्क डन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम 16 क्वेश्चन से आगे करेंगे। यहाँ तक अपने सारे सॉल्यूशंस देखे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। पढ़ाई के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।